दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा आज आपके बीच में प्रजातंत्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। प्रजातंत्र विषय राजनीतिक ज्ञान के बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र को अगर शब्द की दृष्टिकोण से देखें तो ये अंग्रेजी शब्द के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। और डेमोक्रेसी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटोस से मिलकर बना हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटोस से तात्पर्य है शक्ति, अर्थात ऐसा शासन जिसमें शासन करने की शक्ति जनता के पास हो, उसको हम प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र एक शासन व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान समय में ये उससे भी कुछ बढ़ करके है। प्रजातंत्र का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, यहां तक पहुंचने के लिए महान क्रांतियां और पाश्चात्य विचारकों के विचार सबका बहुत बड़ा योगदान था। आइए देखते हैं कि जो विश्व की महान क्रांतियां हुई और जो महान पाश्चात्य विचारक थे, उन्होंने लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप तक लाने में अपना क्या योगदान किया। सन 1688 ईस्वी में ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति ने संसद की सर्वोच्चता स्थापित करके राजतंत्र पर अंकुश लगाने का पहला प्रयास किया। अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, जिसने ब्रिटेन के आधिपत्य से अमेरिका को स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त की। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी के द्वारा समानता स्वतंत्रता को कायम करने के लिए सफल प्रयास किया गया। सन 1930 की औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर लोकतंत्रीय पद्धति को विकसित कर दिया। इस प्रकार आधुनिक लोकतंत्र की उत्पत्ति में महान क्रांतियों का योगदान रहा। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र की स्थापना में पाश्चात्य विचारकों का जो योगदान था, उसमें अरस्तु ने श्रेष्ठ शासन की स्थापना के रूप में योगदान दिया। जॉन लॉक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में, बेंथम ने लोकतंत्र की उपयोगितावादी सिद्धांत के रूप में, लॉर्ड ब्राइस ने राजनीतिक मताधिकार के रूप में, डॉक्टर आशीर्वादन ने लोकतंत्र को व्यक्तित्व के विकास के लिए, गार्डनर ने निर्वाचन पद्धति के रूप में और मॉन्टेस्क्यू ने प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रकट करके लोकतंत्र की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। अब हम देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र के लिए कौन कौन सी परिभाषाएं बनाई। तो विभिन्न विचारकों की परिभाषाएं आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित होता है। डायसी के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासक होता है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें कि शासन शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित होती है। ऑस्टिन के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। सीले के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें कि शासन शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित होती है। गैटिल के अनुसार वह राज्य शासन जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को ही प्राप्त हो प्रजातंत्र शासन कहलाता है। मैकाइवर के अनुसार लोकतंत्र बहुसंख्यकों द्वारा शासन करने की प्रणाली है जिसमें शासन कौन करेगा, शासन का उद्देश्य क्या होगा, इसका निर्णय करने का एक तरीका निश्चित है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से गुप्त प्रणाली का तरीका ही सर्वमान्य है। मैक्सी के अनुसार लोकतंत्र ऐसी जीवन पद्धति की खोज है जिसमें व्यक्ति की इच्छा एवं क्रियाओं को बिना किसी दबाव के समन्वित किया जाता है। यह संपूर्ण मानवता के लिए श्रेष्ठ जीवन पद्धति है। यह मानव एवं सृष्टि दोनों की प्रकृति के अनुकूल है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसका प्रजातंत्र का जो रूप है, प्रजातंत्र का रूप कि किस किस रूपों में हम प्रजातंत्र को देखते हैं। तो दोस्तों, प्रजातंत्र को सबसे पहले अगर हम देखें तो एक शासन व्यवस्था के रूप में,
एक शासन व्यवस्था के रूप में अगर प्रजातंत्र को हम देखें तो ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सत्ता जो है वो जनता में निहित होती है, किसी एक वर्ग या एक व्यक्ति या किसी वर्ग विशेष में नहीं होती है। जनता ही शासन करने की पूरी शक्ति जनता के पास होती है। और इसमें इस प्रकार की शासन व्यवस्था में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होती है, अर्थात एक निश्चित आयु पहुंच जाने के बाद व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है, सरकार की आलोचना भी कर सकता है और राजनीतिक दल का सदस्य भी बन सकता है। ये सब प्रजातंत्र की विशेषताएं हैं या उसका एक रूप है। अब अगर हम इसके दूसरे रूप को देखें, सामाजिक व्यवस्था के रूप में, सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र समाज में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, बल्कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की जाती है जिसमें सभी लोग बराबर हैं, सभी नागरिक बराबर हैं, सबको समान अधिकार है, सबको समान अवसर है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार प्रजातांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता और भ्रातृत्व स्वभावतः वर्तमान हो। नंबर 3, एक आर्थिक व्यवस्था के आधार पर। आर्थिक व्यवस्था के रूप में अगर इसको हम देखते हैं तो प्रजातंत्र में ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें सबको समान रोजगार मिले, बेरोजगारी समाप्त हो, उचित वेतन मिले, आराम व अवकाश का अधिकार हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, रोजगार के साधनों में समान अवसर हो, स्त्री व पुरुषों को समान रोजगार हो, शोषण बंधक मजदूरों का निराकरण हो, राष्ट्रीय आय के साधनों में वृद्धि हो, बड़े बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों के बीच में संतुलन स्थापित हो, पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक कल्याण के लिए प्राथमिकताएं हो, जीवन स्तर को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो और बाल मजदूरी आदि का निराकरण हो। धार्मिक व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र में ऐसी धार्मिक व्यवस्था हो जिसमें सभी लोगों को अपना धर्म मानने की आजादी हो, वो किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हो, उपवास रह सकते हो, उसमें किसी प्रकार का बंधन ना हो, ऐसी धार्मिक व्यवस्था प्रजातंत्र में। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई व्यक्ति जो है वो जो अपने लिए पसंद ना करता हो वो दूसरे के साथ भी ना करे, एक ऐसा नागरिक गुण उसमें विकसित हो। तो प्रजातंत्र के रूप में अगर हम देखें तो शासन व्यवस्था के रूप में, सामाजिक व्यवस्था के रूप में, आर्थिक व्यवस्था के रूप में, धार्मिक व्यवस्था के रूप में एक ऐसी व्यवस्था जो जनता के द्वारा संचालित हो और जनता के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत हो। अब इसके बाद अगर हम देखें तो प्रजातंत्र के प्रकार, प्रजातंत्र के प्रकार, इसमें अगर हम देखें तो प्रजातंत्र में जो इसका वर्गीकरण होता है, भेद होते हैं, उसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अर्थात जो भी नागरिक हैं उनको सबको शासन में भाग लेने का अधिकार हो। प्राचीन काल में यूनानी राज्य थे, छोटे छोटे थे, जनसंख्या भी कम थी, क्षेत्र भी कम था, वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था, अर्थात वहां पर सभी लोग, सभी नागरिक हर निर्णय में सम्मिलित होते थे। कानून का निर्माण करने में, कानून का पालन कराने में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत सभी लोग सम्मिलित होते थे। आजकल वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन प्रांत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था लागू है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए हंसा ने कहा, वास्तविक अर्थों में प्रजातांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें समस्त जनता स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों अथवा प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं, इसमें पहला है लोक निर्णय, रेफरेंडम। इसमें विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों पर जनता की राय ली जाती है और उसकी स्वीकृति मिल जाने पर ही उन्हें लागू किया जा सकता है। दूसरा है आरंभक अथवा प्रस्तावाधिकार, इनिशिएटिव। मतदाता एक निश्चित संख्या में
कानून बनवाने के लिए विधानमंडल के सामने प्रस्ताव रख सकते हैं, जिस पर आवश्यक रूप से विधानमंडल को कार्यवाही करनी पड़ती है। और तीसरा उपकरण है प्रत्यावर्तन, रिकॉल। मतदाताओं की एक निश्चित संख्या असंतुष्ट होने पर विधायकों को वापस बुलाकर उनके स्थान पर नए विधायकों का निर्वाचन करती है। लेकिन जनसंख्या की बढ़ोतरी, भौगोलिक क्षेत्रों के विस्तार से अब वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र उतना संभव नहीं है। इसलिए अब अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था लागू की गई है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या है कि निश्चित आयु तक पहुंचने में के बाद वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है और जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है जो शासन करते हैं। उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए जे.एस. मिल जी ने कहा, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समस्त जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें समय समय पर निर्वाचित करती है। अगर अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में भी हम देखें तो इसमें भी दो प्रकार की व्यवस्था है। एक तो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था अगर संक्षेप में हम देखें तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक शक्ति रखता है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और उसकी शक्तियों को प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल प्रयुक्त करता है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ये दो प्रकार इसके हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो प्रजातंत्र है इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण ये इतना लोकप्रिय है। अब इनकी विशेषताओं को अगर आप देखें तो जैसे कि हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, वयस्क मताधिकार। किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को वयस्क होने पर मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होता है और वो अपने इस मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं जिनके द्वारा शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। नंबर 2, विचार अभिव्यक्ति। प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी होती है, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंधन नहीं होता है। इसके बाद सामाजिक और प्रजातंत्र में सामाजिक और राजनीतिक समानता होती है। सामाजिक समानता के अंतर्गत समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक बराबर अधिकार और राजनीतिक समानता ही राजनीतिक दल में भाग ले सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, मत दे सकते हैं। तो सामाजिक और राजनीतिक समानता इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसके अलावा नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था होती है। प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार होते हैं और इसके साथ साथ उनको कुछ कर्तव्यों की भी पूर्ति करनी पड़ती है। तो ये व्यवस्था प्रजातंत्र में ही लागू होती है। इसके अलावा जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, क्योंकि इसमें संविधान महत्वपूर्ण होता है और लिखित संविधान भी कह सकते हैं और कोई भी व्यक्ति इस संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका का यह कार्य होता है कि वो जो संविधान के दायरे के बाहर कानून है उनको देख सके कि ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे कानून बन रहे हो जो संविधान के बाहर हो, संविधान में दी गई व्यवस्था के बाहर हो। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक निष्पक्ष न्यायपालिका प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ी विशेषता है।
दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज के कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं, कुछ ना कुछ दोष होते हैं। प्रजातंत्र के भी कुछ गुण हैं। सबसे पहला गुण अगर इसको हम देखें तो ये जनहितकारी है। जनता का हित सर्वोपरि है और प्रजातंत्र में जनता के हित को सर्वोत्तम दी जाती है। इसके अलावा इसमें अगर देखें तो इसका एक गुण यह भी है कि इसमें राजनीतिक प्रशिक्षण, नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। और अगर इसके बाद हम इसके गुणों को देखें तो इसमें समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है ये। जैसे कि अभी हम चर्चा कर भी रहे थे, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है ये। ठीक है सर। इसके बाद अगर हम देखें तो देशभक्ति का एहसास इसमें व्यक्ति को होता है। क्यों? ऐसा इसलिए है कि इसमें चूंकि सभी का रोल होता है शासन चलाने में, सभी की सहभागिता होती है, इसलिए देशभक्ति की भावना इसमें अधिक होती है। दूसरा ये कि इसमें ये क्रांति की संभावनाएं इसमें कम होती है। क्रांति की संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि सारा काम सामाजिक सहमति से, आपसी से होता है। और आपातकाल के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से, सम्मेलन करने के माध्यम से, सभा करते हुए जो नागरिक आपस में एक रहते हैं, तो अगर किसी आपात स्थिति आ जाती है तो उसमें एकता की भावना में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लोकतंत्र के दोषों को परिभाषित करते हुए लेखी ने कहा, लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा मतों की संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। मत गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। लोकतंत्र में शासन अज्ञानियों, अशिक्षितों और अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में होता है। ये भीड़ का शासन है। हेनरी मैन के अनुसार प्रजातंत्र अयोग्य और मंदबुद्धि व्यक्तियों का शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र के दोषों को परिभाषित करते हुए विद्वानों ने कहा कि लोकतंत्र पेशेवर राजनीतिज्ञों का तंत्र होता है। इसमें धन और समय का अपव्यय होता है। इसमें भ्रष्टाचारी शासन को बढ़ोतरी मिलती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र के दोषों को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा हम देखें तो डॉक्टर वी.डी. शर्मा ने भी कहा कि राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार, बेईमानी, कुचक्र का साम्राज्य छा जाता है। लोगों में खुशामद की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके साथ साथ साहित्य, कला, विज्ञान, सभ्यता, शिक्षा और संस्कृति का स्तर भी गिर जाता है। प्रोफेसर बारकर के अनुसार प्रजातंत्र शासन में शासन की शक्ति उन व्यक्तियों के हाथों में पहुंच जाती है जो राजनीति को अपना पेशा बना लेते हैं। वाकपटु नेता व राजनीतिक जनता को अपने शब्द बारकर के अनुसार प्रजातंत्र शासन में शासन की शक्ति उन समानता का भयानक प्रपंच है जो राजनीति को अपना पेशा बना लेते हैं। वाकपटु नेता व राजनीतिक जनता को अपने शब्द फंसाकर मूर्ख नहीं होता है। बारकर के अनुसार प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें थोड़े से चतुर व्यक्ति निर्वाचनों के समय समस्त जनसमूहों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। इतने दोष होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र जैसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। और इसके बारे में विद्वानों ने कहा भी है। ब्राइस के अनुसार प्रजातंत्र पर अनेक आरोप लगाए जा सकते हैं, परंतु इससे अच्छी शासन प्रणाली की खोज मानव जाति ने अब तक नहीं की है। प्रजातंत्रात्मक शासन की प्रकृति के संबंध में इस उदारवादी दृष्टिकोण में नागरिकों को राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। इस प्रजातंत्र में नागरिकों को निर्वाचनों में भाग लेने का, योग्यता के अनुसार सरकारी पद प्राप्त करने, राजनीतिक विषयों पर अपनी राय प्रकट करने और समुदाय या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का पोषक है। इसके अंतर्गत सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है और वह जनता के हितों की रक्षा करती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रजातंत्र का यह दृष्टिकोण लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को मानता है। प्रजातंत्रात्मक शासन की प्रकृति के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसमें आर्थिक प्रजातंत्र भी कहा जाता है। यह उदारवादी दृष्टिकोण को अन्यायपूर्ण मानता है क्योंकि उसका मूल आधार पूंजीवाद है। राजनीतिक प्रजातंत्र केवल धनवानों का प्रजातंत्र है और वह आम जनता के शोषण पर आधारित है। राजनीतिक प्रजातंत्र शासन की प्रकृति के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना था कि राजनीतिक प्रजातंत्र पूंजीपतियों के हाथों में गरीबों का शोषण करने वाला यंत्र है। इसमें धनी गरीब का भेदभाव नहीं होगा और किसी का शोषण नहीं कर सकेगा। इसमें सभी लोगों को उनकी उन्नति व विकास के लिए समान अवसर दिए जाएंगे।
प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाएगा और कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा। उत्पादन व वितरण के साधन किसी वर्ग विशेष के हाथों में नहीं, समाज के हाथों में होंगे। प्रजातंत्र मार्क्सवादी प्रजातंत्र, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद आदि नामों से भी जाना जाता है। अब अगर प्रजातंत्र शासन की प्रकृति के संबंध में उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का निष्कर्ष देखें तो राजनीतिक प्रजातंत्र में लोगों की स्वतंत्रता व उसके अधिकारों पर बल व आर्थिक आवश्यकता पर कम ध्यान दिया जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता देता है और लोगों की राजनीतिक और अन्य स्वतंत्रताओं को कुचलता है। तो दोस्तों, आज अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो लोकतंत्र की सफलता है वो तभी संभव है जब शिक्षा का प्रसार हो, राजनीतिक जागरूकता हो, आर्थिक लोकतंत्र की पूर्व स्थापना हो, राजनीतिक आचार संहिता का पालन किया जाए, प्रजातंत्र के प्रति जनता की समर्पण की भावना हो, नागरिकों में एकता की भावना हो, जनमत निर्माण के साधन जैसे समाचार पत्र हैं, प्रेस हैं, इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो और साथ साथ आदर्श नागरिक हों। ब्राइस के अनुसार जनता का आलस्य और उदासीनता प्रजातंत्र के दो प्रबल शत्रु हैं। तो यदि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित है। थैंक यू। धन्यवाद।